नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। अगर आपने आज से 1 साल पहले यानी 20 दिसंबर 2023 को बिटकॉइन में 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज उसकी कीमत होती 2,22,000 रुपये। जी हाँ, डबल से भी ज़्यादा जो है बिटकॉइन में आपको रिटर्न मिलता 1 साल में। लेकिन बिटकॉइन में उतार चढ़ाव कैसे होता है उसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब ये रिटर्न मैंने 18 दिसंबर यानी परसों जब चेक किए थे तो ये रिटर्न थे 2,43,000 रुपये, 2.43 लाख। लेकिन 2 दिन में ही इतना उतार चढ़ाव हो गया कि ये 20,000 रुपये का नुकसान दिखा रहा है। तो क्रिप्टो का या बिटकॉइन का यही जो उतार चढ़ाव है ये क्यों हो रहा है, इसमें साल भर में इतनी तेज़ी क्यों देखने मिली है और क्या ये तेज़ी आने वाले दिनों में बनी रहेगी, इस पर आज हम बात करेंगे हिसाब किताब में। तो बिटकॉइन का हिसाब किताब करने से पहले समझ लेते हैं कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ये जो आपकी आम करेंसी है, जो रुपया है, डॉलर है, उससे अलग इस तरह से है। पहली बात यह है कि जैसे रुपया आप हाथ में होल्ड कर सकते हैं, नोट अपने हाथ में रख सकते हैं, छू सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन हो या कोई और करेंसी हो, वो आपको छू नहीं सकते हैं। उसको आपको एक डिजिटल वॉलेट में ही रखना पड़ेगा। मतलब उसी वॉलेट में वो रहेगी, आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में, वहीं से आप उसका लेन देन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपका मुद्रा होती है, जो रुपया है, डॉलर है, ये जैसे भारत में जो सेंट्रल बैंक है वो केंद्र सरकार के कहने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करती है, या अमेरिका में फेडरल रिजर्व जो है वो जारी करता है मुद्रा को। लेकिन क्रिप्टो को कोई जारी नहीं करता, कोई सरकार जारी नहीं करती, लोगों ने खुद ही इसको बनाया है और इसका कोई बिचौलिया भी नहीं होता है। ये लेन देन सही है, उसको चेक करने के लिए भी एक ब्लॉकचेन प्रणाली है जिस पर हम कभी और बात करेंगे। तो ये जो नेटवर्क है ये लोगों का वो खुद ही तय करता है कि ये करेंसी सही है, असली है, नकली है, ये लेन देन ठीक है या नहीं है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई गेटवे नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी का गेटवे नहीं है, कोई यूपीआई का गेटवे नहीं है। सीधे जो है ये लोगों के बीच में बनाने वाले भी लोग हैं और उसको चेक करने वाले भी लोग जो हैं वही है। 2009 में ये 2009 की बात है। नाम था, ये भी एक सूडो नाम है, सोतोही नाकामोतो। इन्होंने बिटकॉइन का इजाद किया था और उसके बाद वो रहस्यमय रूप से गायब हो गए। ये बात पता नहीं है कि वो रियल में है कि नहीं है, वो सूडो नेम है, लेकिन वो तब से ये बनाकर गायब है। और इस बिटकॉइन के बाद में पिछले 15 सालों में तरह तरह की क्रिप्टो करेंसीज आती रहती है बाज़ार में, रोज़ आती है, पहले भी आती रही है। तो ये है कुल मिलाकर क्रिप्टो का इतिहास। लेकिन अब हम लौटते हैं आज पर, वर्तमान पर। 2022 में ऐसा लगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है ख़त्म हो चुकी है, डूब चुकी है। लोगों ने लिख डाले कि क्रिप्टो करेंसी इज़ डेड, क्योंकि एक घोटाला हुआ था, FTX जो एक्सचेंज था वो डूब गया था। तो उसके बाद लगा था कि क्रिप्टो पूरी तरह से डूब जाएगा। लेकिन इसको जो नई जान मिली इस साल की शुरुआत में, अमेरिका की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, जो कि वहाँ का शेयर बाज़ार का या सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है, उसने एक बिटकॉइन का ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे एक फंड उन्होंने लॉन्च करवा दिया कि आप बिटकॉइन सीधे नहीं खरीदना चाहें तो आप इसके ज़रिए, इस ETF के ज़रिए खरीद सकते हैं। तो पहली बार ऐसा लगा कि इसको कोई सरकारी मान्यता मिल रही है या एक कोई रेगुलेटर इसको मान रहा है, इसके एग्जिस्टेंट को। तो इससे एक तेज़ी आना शुरू हुई धीरे धीरे। लेकिन ये तेज़ी जिसको आप कहते हैं कि रॉकेट हो गया एकदम बिटकॉइन, तो उसका एक ही कारण है, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप अब तो राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं अमेरिका में, लेकिन जब वो कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने ये वादा किया कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें वो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे। मतलब सारे दुनिया का में जो भी क्रिप्टो में काम हो रहा है उसमें उसका जो सेंटर रहेगा वो अमेरिका को बनाएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाएंगे बिटकॉइन का, 20-21 बिलियन डॉलर का वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व होगा। जैसे अमेरिका में या भारत में भी ऑयल रिजर्व है
कि कभी कोई आफत आ जाए, कोई आपातकाल आ जाए कहीं, तो ऑयल रिजर्व होता है, चीन में मेटल रिजर्व है या अनाज का रिजर्व है, तो अलग अलग रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व सरकारें बनाती रहती है। तो ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका में मैं एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाऊंगा बिटकॉइन का। ये बात थी कि बिटकॉइन एकदम ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, और जब 5 नवंबर को चुनाव जीत गए ट्रंप, तो उसके बाद तो पूछिए मत, बिटकॉइन जो है पिछले हफ्ते $1 लाख की जो सीमा है उसको भी वो लांघ गया। और ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने व्हाइट हाउस में भी एक पेपैल जो पेमेंट गेटवे था उसके एक पूर्व एग्जीक्यूटिव है डेविड सैक्स, उनको उन्होंने नियुक्त किया है एआई और क्रिप्टो का अधिकारी, जो कि उस पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा। तो सिर्फ उन्होंने वादा ही नहीं किया, उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एलन मस्क, जो कि एक्स यानी ट्विटर के मालिक है, या टेस्ला है, स्पेस एक्स चलाते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है ट्रंप को। तो वो पहले से ही क्रिप्टो करेंसी के काफ़ी बड़े समर्थक रहे हैं, बल्कि उनकी कंपनी जो टेस्ला है उसने ये घोषणा भी की है हाल में कि जो बिटकॉइन में भी अगर कोई देकर कार खरीदना चाहे तो हम उसके लिए तैयार है, लोग बिटकॉइन देकर भी खरीद सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जो बिटकॉइन का जो पेज है या क्रिप्टो करेंसी का पेज है, वो यहीं फंसता है कि उसका इस्तेमाल लेन देन के लिए नहीं हो रहा है। बना तो ये लेन देन के लिए था, जब इसको आइडिया था ये था कि लोगों के बीच करेंसी रहेगी, लोग इसको सामान खरीदने बेचने, सर्विस खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन असलियत में क्या है, अनुमान यह है कि कुल जो करेंसी है उसका सिर्फ 2 से 5% जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि आपने ये सामान खरीदा और इतना बिटकॉइन दे दिया। बाकी सारा जो है वो इसको स्पेकुलेशन के लिए, या उसको आप कह लीजिए कि उसको असेट के तौर पे लोग उसको बना के रखते हैं। तो इसका कोई मतलब इस्तेमाल ट्रांजैक्शन में नहीं हो रहा है। और यही बात है जो क्रिप्टो के विरोधी लोग हैं वो ये बात को लेकर बार बार चेतावनी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई क्रिप्टो के पीछे कोई एसेट नहीं है, कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, जब आपके पास किसी कंपनी का शेयर है तो वो शेयर के होने का मतलब ये है कि ये कंपनी कोई कारोबार कर रही है, कुछ सामान बेच रही है, कुछ सर्विस बेच रही है, कुछ कर रही है और उससे उसको प्रॉफिट होता है। तो इसलिए इस शेयर की ये कीमत तय हुई है। वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक अंडरलाइन एसेट है कि कंपनी कारोबार कर रही है। जब आप सोना खरीदते हैं तो सोने का भी इस्तेमाल है, गहने भी बना सकते हैं, मेडिकल भी उसका इस्तेमाल है, तो उसका कोई ना कोई इस्तेमाल है। या अगर आपने ज़मीन खरीद ली तो उस ज़मीन पर आप खेती कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, कोई उसका इस्तेमाल है। लेकिन क्रिप्टो का जो ओरिजिनल इस्तेमाल होना था, लेन देन, वो तो नहीं हो रहा है। इसको लोग जो है एक असेट बनाकर ही मान रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जो 20,000 का उतार चढ़ाव सिर्फ मैंने जो आपको उदाहरण दिया था कि 1 लाख का 2,43,000 हो गया था, फिर अब 2 दिन में वो घट कर 2,22,000 आ गया। तो ये जो इतना उतार चढ़ाव, इतनी वॉलेटिलिटी की वजह से लोग इससे डरते हैं कि वो इसको लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि मैंने आज एक बिटकॉइन में कोई सामान आपको बेच दिया और कल बिटकॉइन का दाम $1 लाख था और आज वो रह गया $96,000, तो 4,000 का नुकसान मुझे झेलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो ये सोच के दिया था कि सामान की कीमत $1 लाख है, लेकिन आज उस बिटकॉइन की कीमत रह गई $96,000। तो इस वजह से ये ट्रांजैक्शन के लिए इसका चलन नहीं बढ़ रहा है। 2 बातें हुई है जिसकी वजह से पिछले हफ्ते भर में इसमें गिरावट आई है। पहला तो ये है कि जो फेड रिजर्व है उसकी बैठक हुई, उसने एक तो बात कही कि भाई हम ब्याज दरें हम अगले साल 2 ही बार कम करेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ सकती है। तो ये तो एक बात थी, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने का अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। कानून जो अमेरिका का है वो कहता है कि भाई हम यानी फेड रिजर्व बिटकॉइन ओन नहीं कर सकते, उसको अपने पास रख सकते हैं। तो ये जब अगर वहाँ की जो संसद है, कांग्रेस है, वो जब कानून बनाएगी तब देखा जाएगा। तो इससे ये जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने का जो ट्रम्प का आइडिया है उसको कहीं ना कहीं झटका लगा है। हालांकि फिर भी वो एक कानून बना के ये काम कर सकते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, उस पर हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो फेड रिजर्व का बयान है इसने भी इस तेज़ी पर थोड़ा ब्रेक लगाया है। दूसरा ब्रेक लगा, अल साल्वाडोर नाम का एक देश है, पहला देश बना था 2021 में, जिसने कहा था कि हम बिटकॉइन को मान्यता दे रहे हैं। मतलब जैसे हम रुपये में लेन देन करते हैं, डॉलर में लेन देन करते हैं, वैसे उसने मान्यता दे दी
बिटकॉइन में कारोबार करने की, लेन देन करने की सरकार ने मान्यता दे दी। लेकिन ये देश भारी कर्जे में डूबा हुआ है, उसको आईएमएफ से अब बेल आउट पैकेज चाहिए था। तो आईएमएफ ने उसको पहली शर्त ये रखी कि ये जो आपने ज़बरदस्ती कर रखी कि सारी प्राइवेट कंपनियों के लिए ये आवश्यक है कि वो बिटकॉइन में लेन देन करे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर कोई ग्राहक आके बेचना चाहे, खरीदना चाहे तो बिटकॉइन का इस्तेमाल करने के लिए उनकी बाध्यता थी। तो वो कानून, उन्होंने वो बाध्यता एक तरह से ख़त्म कर दी है। तो जो एकमात्र देश था जहाँ की उसको एक लीगल करेंसी के लिए वो मान्यता मिली थी, वो इसी हफ्ते ख़त्म हुई है। तो ये जो दो खबरें आई, फेडरल रिजर्व वाली, अल सल्वाडोर वाली, उससे कहीं ना कहीं इसकी तेज़ी में ब्रेक लगा है। तो अब सवाल ये है कि भाई आगे क्रिप्टो का क्या होगा, बिटकॉइन का क्या होगा। तो अगले महीने 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अब से ठीक 1 महीने बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उनका कार्यकाल शुरू होगा। तो वो क्या कदम उठाते हैं उस पर बहुत हद तक इसका भविष्य निर्भर है। नहीं तो ये साल भर में जो दुगना हुआ है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ट्रंप का है। पर जो बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, और ये पहले रिजर्व बैंक की जो पूर्व गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने भी यही कहा था कि ये लोग भूले ना कि इसके पीछे कोई एसेट, अंडरलाइंग एसेट नहीं है। तो अभी भी क्रिप्टो भले ही वो डबल हो रहा है, रिस्क बराबर बना हुआ है। हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है तो आप लिख कर भेजिए कमेंट बॉक्स में। आपके कोई सुझाव है तो वो लिखिए कि किस विषय पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। और ये अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिसाब किताब देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।